सलाम। रवि बेटा कैसे हो? मैं ठीक हूँ माँ। कब आओगे घर बेटा? 8 साल हो गए, तुम्हारे बिना घर सूना सा लगता है। थोड़ा और वक्त माँ, बस एक और अटेम्प्ट, सब ठीक हो जाएगा। इस बार मैं यूपीएससी का एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर कर लूँगा। ये कहानी है 29 साल के रवि की, जिसने 21 साल की उम्र में आईएएस बनने का सपना देखा था और उसी सपने को पूरा करने के लिए वो दिल्ली आकर सिविल सर्विसेज की तैयारी करने लगा। और अब तक 5 अटेम्प्ट्स यूपीएससी के और कई अटेम्प्ट्स बाकी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के देने के बाद आज 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी रवि इस यूपीएससी के विशियस साइकिल में फंसा पड़ा है और पीछे उसकी अकेली माँ उसका बेसब्री से इंतजार कर रही है कि कब उनका बेटा घर वापस लौटेगा। ये कहानी सिर्फ एक रवि जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट की ही नहीं है, ऐसे हजारों और लाखों एस्पिरेंट्स की है जो यूपीएससी क्लियर करने का सपना देखते हैं लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिल पाता। और जब तक उन्हें समझ आता है कि वो इस सपने को पूरा नहीं कर पाएंगे या उन्हें लाइफ में कुछ और करना चाहिए था, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उनकी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट ईयर्स उनके हाथ से निकल चुके होते हैं। आपके मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ योर लाइफ, राइट आफ्टर हिज ग्रेजुएशन टिल अबाउट 30 इयर्स ऑफ एज, एक कमरे में बैठ के चक्की पीसते हुए वो कुछ घोट रहा है, राइट, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। इतना प्रोडक्टिव टाइम चला गया आपका। इससे अच्छा ये है कि उसको एक झुंझुना दे दो जो 10 साल तक बजाता रहे कि मैं 10 साल तक अब यूपीएससी का झुंझुना बजा रहा हूँ, मैं तो तैयारी कर रहा हूँ। इससे उसको थोड़ी इज्जत मिल जाती है, इससे उसको ये बोलने से राहत मिल जाती है कि मैं बेरोजगार हूँ। क्या कभी आपने सोचा है कि इस एक एग्जाम की वजह से कितने एस्पिरेंट्स अपनी पहचान, अपनी असली आइडेंटिटी को खो बैठते हैं? और क्या कभी आपने सोचा है कि इस यूपीएससी एग्जाम साइकिल में कितने होनहार एस्पिरेंट्स के प्रोडक्टिव ईयर्स वेस्ट हो जाते हैं जो शायद किसी और दूसरे फील्ड में बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर सकते थे? Lakhs of people spending their best years trying to crack an exam where a tiny number of few thousand people actually going to get in makes no sense. If they put the same energy into doing something else, we would be winning more Olympic gold medals. हर साल लाखों एस्पिरेंट सिर्फ एक एग्जाम के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। कॉलेज के बाद आपके दोस्तों ने कॉर्पोरेट जॉब्स ज्वाइन की, कुछ ने अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन आपने चूज किया एक अलग रास्ता, यूपीएससी का। क्यों? क्योंकि आपने सोचा होगा कि यही वो एग्जाम है जो आपकी जिंदगी का गेम चेंजर होगा, आपकी हर प्रॉब्लम का सल्यूशन होगा। लेकिन क्या ये सच है? गीता गोपीनाथ, फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF, रामनाथ कोविंद, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अनुभव सिंह बस्सी, फेमस यूट्यूबर एंड स्टैंड अप कॉमेडियन। आपको पता है मैं इन लोगों का एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? क्योंकि इन लोगों ने यूपीएससी का सपना तो जरूर देखा, लेकिन रास्ते में ही समझ गए कि लाइफ में सक्सेसफुल होने का मतलब सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करना नहीं होता। इन लोगों ने अपनी जर्नी को रीडिफाइन किया, अपनी मंजिल को समझा और आज वो अपनी फील्ड में टॉप पर हैं। अब आप सोच रहे होंगे मुझ में और इन लोगों में क्या फर्क है? आपने भी शुरुआत इन लोगों की तरह ही करी थी, लेकिन आपकी गाड़ी आज भी वहीं पे अटकी पड़ी है। आप हर साल एग्जाम देते हो, नई स्ट्रैटेजीज बनाते हो, नए बुक्स खरीदते हो, नए टीचर्स के लेक्चर्स देखते हो, लेकिन रिजल्ट, यू डिडंट क्वालिफाई फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सच तो ये है कि यूपीएससी का ये जुनून एक ऐसा ट्रैप बनता जा रहा है जो हर एस्पिरेंट को जकड़ लेता है। सोसाइटी, फैमिली, टीचर्स सब मिलके आपको ये बताते हैं कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो सिर्फ ये एग्जाम क्लियर कर लो। लेकिन क्या सिर्फ IAS IPS बनने से ही जिंदगी सक्सेसफुल होती है? और उनका क्या जो इस एग्जाम को कभी क्लियर नहीं कर पाते? आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। यूट्यूब पे ये एक चैनल है, स्टडी विथ मी यूपीएससी। विथ ड्यू रिस्पेक्ट, ये एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी है जो आप देख रहे हो। ये हर दिन लाइव आकर 10 से 12 घंटे पढ़ाई किया करते थे और 2023 के यूपीएससी के फाइनल लिस्ट पे ही वॉज एक्सपेक्टिंग हिज नेम, बट अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 4 मार्क्स से इनका कट ऑफ मिस हो जाता है।
एंड देन 2024 वाज हिज लास्ट अटेम्प्ट जिसमें कि वो प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाए। आप 6 से 7 साल इस जर्नी में लगा देते हो और अगर सक्सेस नहीं मिलता तो आपके आसपास की सोसाइटी, आपके दोस्त, आपकी फैमिली सब आपसे पूछते हैं क्या हुआ, एग्जाम निकला कि नहीं, और आप नम आंखों से एक ही जवाब देते हो, बस एक और अटेम्प्ट। धीरे धीरे आप खुद को इस ट्रैप में फंसा हुआ महसूस करते हो और अगर निकलना चाहो तो आगे हर रास्ता आपको मुश्किल दिखाई देता है। यूपीएससी एक चक्रव्यूह जैसा है कि आप एक बार एंटर कर गए तो आपको बाहर या तो आप सक्सेसफुली निकलोगे या तो फिर आप उस चक्रव्यूह में रह जाओगे। साइकिल जो ईयर टू ईयर है ना, उसमें 6 या 8 साल बीतते कैसे हैं ये लास्ट वाले दिन पता चलता है कि ओके हमने 8 साल खत्म कर दिया है। और ऊपर से मेंटली इतना ज़्यादा हम बर्डन ले लेते हैं कि मेंटली भी कहीं ना कहीं हम सफ़र कर रहे होते हैं एक सर्टेन एज में जाकर। अभी मैं खुद सोच रही हूँ कि उस टाइम पर मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव थी, ह्यूमर था, अभी वो नहीं रहा। लेकिन रुको, अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप गलत हो, अगर मैं आपको बताऊं कि सफलता का एक और रास्ता है, इस एक एग्जाम से ज्यादा जिंदगी में और भी कुछ है जो आपको वही खुशी, वही इज्जत दे सकता है, तो क्या आप तैयार हो अपनी जिंदगी के नए मोड़ देखने के लिए, जहाँ सिर्फ एक एग्जाम नहीं बल्कि कई रास्ते हैं जो आपका इंतजार कर रहे हैं। रास्ता मुश्किल तो है, स्ट्रगल भी होगा और कभी कभी खुद पे डाउट भी होगा। आपको खुद से ये सवाल भी होगा कि सब सही तो चल रहा था, मंजिल तो मिल ही जाएगी, आज नहीं तो कल, इस साल नहीं तो अगले साल। लेकिन याद रखना 90% लोग यहीं पे रुक जाते हैं और रास्ते के एंड तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। लेकिन अगर आप खुद पर भरोसा करेंगे और उस रास्ते के एंड तक पहुंचने की कोशिश करोगे तो आपको खुद लगेगा कि लाइफ का असली गोल क्या होता है। जिंदगी का सफर सिर्फ एक एग्जाम तक ही लिमिटेड नहीं होता। हो सकता है आपको लाइफ में कुछ और करना था और उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन आज आप इसी यूपीएससी ट्रैप का एक हिस्सा बनकर रह गए हो। तो चलो मेरे साथ इस यूपीएससी एग्जाम के पूरे माया जाल को और इसके पीछे छुपे हुए सच को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं उन रास्तों को भी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो क्या आप तैयार हो एक नए सफर पर चलने के लिए? If I'll get a chance to redo it, I'll probably never do it. 10,000 लोगों ने अगर परीक्षा दी, उसमें से 10 का चयन हुआ, तो उसमें एवरेज प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है? फिर 0 नहीं, नेगेटिव है। You have to de-glorify this. This is also a job, but it is not the job. All I'm trying to say is that is a very limited view of the possibilities of the world. Yeah, I mean, let's be very clear. Do you want to be Elon Musk or do you want to be a joint secretary? तो आप सब डटे रहिए, फेलियर से मत भागिए, क्योंकि फेलियर ही आपको सिखाता है और फेलियर ही आईएएस बनाता है। आगे बात करने से पहले हमें ये समझना होगा कि इतने सारे करियर ऑप्शंस होने के बावजूद भी हमें यूपीएससी का ऑब्सेशन क्यों देखने को मिलता है। तो देखो, एक तरफ है लाखों यूपीएससी एस्पिरेंट्स और दूसरी तरफ है लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स। अब इन सीट्स को वही एस्पिरेंट्स ग्रैब कर पाएंगे जो यूपीएससी के एग्जाम को यानी प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू क्लियर करके फाइनल लिस्ट में आएंगे। सुनने में काफी सिंपल लगा है ना, बट एक्चुअली में रियलिटी कुछ और है। चलिए थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। इंडिया में हर साल अराउंड 1000 यूपीएससी वैकेंसीज निकलती हैं। 2024 की ही अगर बात करें तो अराउंड 11 लाख एस्पिरेंट ने यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए अप्लाई किया। इसका मतलब ये कि सिर्फ 0.1% स्टूडेंट्स को ही सक्सेस मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, जिन्होंने साल भर पढ़ाई की होगी, बहुत मेहनत किया होगा, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन क्या आपको लगता है कि 10,99,000 स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम को क्लियर नहीं करेंगे, उनमें से कोई भी कैपेबल नहीं है? क्या एक एग्जाम को क्लियर ना करने से उनकी कैपेबिलिटीज खत्म हो गई? ये वही सिचुएशन है जो हम नीट और जेईई में भी देखते हैं। ये ऑब्सेशन एक ऐसा रेस बन गया है जिसमें स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स को लगता है कि यूपीएससी क्लियर करना ही एक इंसान के इंटेलिजेंस और वर्थ को प्रूव करने का एक तरीका है। पर यहाँ सवाल ये है, आखिर क्यों? इतना टफ एग्जाम होने के बावजूद भी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स आखिर क्यों इस हद तक यूपीएससी के पीछे भाग रहे हैं? क्या आईएएस आईपीएस सिर्फ वो लोग हैं जो सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं? I passed out in 2015 from college. At that time I got like 7-8 kind of a package, CTC. Then after first increment I was around 11-12. Then I did preparation for 2 years, so that was no earning and like burning my savings. And after that the basic salary 56,100.
या सिर्फ ऑफिसर बनने से ही सोसाइटी में रिस्पेक्ट कमाई जाती है? और आसान नौकरी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है लोग बोलते हैं एक बार पेपर निकाल लो उसके बाद तो ज़िंदगी बढ़िया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत स्ट्रेस, बहुत वियर्ड वर्किंग आवर्स, नो वर्क लाइफ बैलेंस, आपकी सैलरी बहुत कम। क्या IAS IPS बनने के बाद लाइफ एकदम स्मूथ चलने लगती है या बिल्कुल आसान हो जाती है? तो फिर लोग इतने सारे करियर ऑप्शंस होने के बावजूद सिर्फ UPSC पर ही फोकस क्यों करते हैं? क्योंकि मेरा मानना है कि IAS की परीक्षा को लेकर एक तरह का कल्ट हमारे समाज में विकसित हुआ है और ये कल्ट कोई बहुत स्वस्थ चीज नहीं है। इस बात को समझने के लिए हमें ह्यूमन के बिहेवियर और साइकोलॉजी को समझना होगा। ह्यूमन बीइंग्स को लाइफ में हमेशा सर्टेनिटी चाहिए होती है। हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि सक्सेस का चांस कितना कम है या फेलियर का रेट कितना हाई, बस हमें एक क्लियर पाथ चाहिए होता है। और अगर आप UPSC को देखेंगे तो ये एक प्री डिफाइंड पाथ है जिसे हमारी सोसाइटी ग्लैमराइज करती है। 10th में अच्छे मार्क्स लाओ, फिर 12th के बाद ग्रेजुएट हो जाओ और फिर UPSC की प्रिपरेशन करो, एग्जाम क्लियर कर लो और बस तुम्हारी लाइफ सेट है। ये पाथ इतनी जल्दी आपके दिमाग में फीड कर दिया जाता है कि आप इसे क्वेश्चन कर ही नहीं पाते। एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। मेरे खुद के एक फ्रेंड है जिनके पेरेंट्स ने उनके माइंड में ये पहले से ही फीड किया हुआ था कि बेटा 12th के बाद इंजीनियरिंग करनी है कर लो, लेकिन कोई प्राइवेट नौकरी का सोचना भी मत। पता है क्यों? क्योंकि हमने तुम्हें UPSC की तैयारी करवानी है और बनोगे तो बेटा तुम ऑफिसर ही। ये बिना जाने हुए कि सच में उनके बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है, एक प्री डिफाइंड पाथ पहले से ही सेट कर दिया गया। कोचिंग सेंटर से लेकर सोशल मीडिया तक सब सिविल सर्वेंट्स को इतना ग्लैमराइज करके दिखाते हैं कि हमारे दिमाग में UPSC क्लियर करना एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। ये सिर्फ ऑफिसर बनने तक की ही बात नहीं है, बल्कि अपनी वर्थ सोसाइटी को प्रूव करने का एक तरीका बन गया है। ये कॉम्पिटिटिव रेस स्टूडेंट्स को ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि सक्सेस का मतलब है रिस्पेक्ट कमाना। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि रिस्पेक्ट कमाने में क्या गलत है? लाइफ को बेटर करना तो सब चाहते हैं, है ना? पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये ऑब्सेशन हेल्प करता है हजारों करोड़ों की कोचिंग इंडस्ट्री बनने में। जब ये ऑब्सेशन एक ऐसे रेस में बदल जाता है जिसमें लोग अपने बच्चे के इंटरेस्ट और कैपेबिलिटीज को समझे बिना अपना घर बेच देते हैं, जमीन गिरवी रख देते हैं, बैंक से लोन ले लेते हैं और अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हैं सिर्फ इस रेस में भागने के लिए। लोग इसे जॉब कम और पावर प्रेस्टीज का एक सिंबल की तरह ज्यादा देखते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? इस पे आगे बात करने के लिए इसके पीछे की हिस्ट्री जानना जरूरी है कि कैसे UPSC का एग्जाम और ये बाबू कल्चर आज के समय में भी एक कॉलोनियल माइंडसेट के साथ देखा जाता है। साल 1854 में ब्रिटिश राज ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जो आज के UPSC एग्जाम का आधार बना। ये था मैकॉले कमेटी रिपोर्ट का आना। इस रिपोर्ट ने रिकमेंड किया कि इंडियन सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स को अब नॉमिनेशन के बजाय एक ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के थ्रू अपॉइंट किया जाएगा। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स अपनी मर्जी से अपॉइंटमेंट्स किया करते थे, लेकिन 1853 में इस नॉमिनेशन सिस्टम को खत्म करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कंसेप्ट लाया गया। मैकॉले ने इसमें ये जरूरी समझा कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटी से सिविल सर्वेंट्स को बेस्ट ब्रिटिश एजुकेशन दी जाए। फिर साल 1858 में जब ब्रिटिश राज ऑफिशियली स्टार्ट हुआ तब ICS का पूरा स्ट्रक्चर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गया और अब ब्रिटिश ऑफिसर्स की पावर्स एंड कंट्रोल और भी ज्यादा बढ़ गई। ICS ऑफिसर्स को लॉ, इंडियन हिस्ट्री और प्रोविंशियल लैंग्वेजेस सिखाई गई सो दैट वो एफिशिएंटली भारत पर राज कर सके। इनिशियली ऑलमोस्ट सारे ही टॉप ऑफिसर्स ब्रिटिश ओरिजिन के हुआ करते थे और इंडियन कैंडिडेट्स के लिए एंट्री का स्कोप बहुत ही लिमिटेड था एंड ये एग्जाम तब सिर्फ लंदन में ही कंडक्ट करवाया जाता था, जिसमें एक कंपलसरी हॉर्स राइडिंग टेस्ट भी शामिल था, जिसका पर्पस मेनली उन लोगों को सेलेक्ट करने का था जो फिजिकली और मेंटली ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करेंगे। फिर साल 1893 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स यानी उनकी लोकसभा में एक रिजोल्यूशन पास हुआ जिसमें डिसाइड हुआ कि ICS का एग्जाम अब इंडिया और लंदन दोनों जगह कंडक्ट करवाया जाएगा ताकि इंडियन कैंडिडेट्स को भी चांस मिल सके। लेकिन इसके बावजूद भी ज्यादातर टॉप पोस्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास ही रहती थी। इस कॉलोनियल माइंडसेट के पीछे एक सॉलिड रीजन था।
ब्रिटिशर्स को लगता था कि सिर्फ उन्हीं लोगों के पास गवर्नेंस करने की क्वालिफिकेशन है जो ब्रिटिश एजुकेशन से ट्रेंड है। इसी वजह से इंडिया के जो सिविल सर्वेंट्स की ट्रेनिंग होती थी उनको एक अलग इलाइट क्लास के हिसाब से ट्रीट किया जाता था और उन्हें आम लोगों से दूर रखकर एक प्रिविलेज्ड एंड सुपीरियर स्टेटस का दर्जा दे दिया गया। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो आईसीएस का डिवीजन इंडिया और पाकिस्तान के बीच कर दिया गया, जहां पाकिस्तान में इसे डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप यानी डीएमजी का नाम दिया गया, तो वहीं भारत में इसका नाम आईसीएस से बदलकर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी आईएएस रखा गया। आज भारत को आजाद हुए 75 साल से भी ज्यादा तो हो गए, लेकिन ये कॉलोनियल लेगेसी अभी भी बरकरार है। Indian bureaucracy created essentially by the British to control the population. Now independence happens. Now you would think that you're going to change things. You don't. आज भी यूपीएससी एग्जाम का स्ट्रक्चर और यूपीएससी एग्जाम क्लियर करने के पीछे का माइंडसेट काफी हद तक आईसीएस से मिलता जुलता है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो पहला स्टेज है प्रीलिम्स, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट की तरह है। इसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस एंड सीसैट। जीएस पेपर की टफनेस का जिक्र तो हर साल होता है, लेकिन ये जो दूसरा पेपर है सीसैट, ये एक क्वालिफाइंग पेपर है। बट जो लेवल ऑफ टफनेस होती है इस पेपर की, उससे कई बार तो आईआईटीएंस के भी होश उड़ जाते हैं। कभी हद से ज्यादा मैथ स्टफ तो कभी रीजनिंग या कॉम्प्रिहेंशन, जो आज के कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के लिए डायरेक्टली जरूरी नहीं है। इसका जरूरत से ज्यादा वेटेज होता है, जो कई बारी रूरल बैकग्राउंड और नॉन साइंस स्टूडेंट्स यानी ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजिंग हो जाता है। कि गांव से आते हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, हम लोग को तो इतना तक संघर्ष करना मैडम कि हम अपने पढ़ाई के लिए घर से भी लड़ाई करनी पड़ी है। ऐसे लोग हैं तो ये तो मेरी एक गुनाह हो गई कि मैंने एक गरीब होकर मैंने आईएएस का सपना देख लिया। यही होगी ना, मैंने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से की थी, मेरी अपनी तैयारी पर कोई अथी नहीं शक नहीं थी। मैंने 3 साल सीसेट की तैयारी की थी, 1-2 बार कुछ नंबर से छूटे थे। और साथ ही अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन रेशियो इंग्लिश मीडियम के कंपैरिजन में देखा जाए तो काफी ज्यादा गैप नजर आएगा। आप ये क्लिप देखो। ये जो रेखा है ये है इंग्लिश मीडियम वाले अभ्यर्थियों की, और ये जो रेखा है ये रेखा है भारतीय भाषाओं के चयन की। तो आप देखिए इंग्लिश वाला जो है वो लगातार बढ़ के आज यहाँ पर लगभग 93% है, और यहीं पर जो है हिंदी भाषाओं का चयन आज 6% हो चुका है। तो हमारा ये कहना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कई केसेस में जो एस्पिरेंट्स इंटरव्यू तक पहुंचे होते हैं और जिनका कुछ मार्क्स से फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आता, वो अगले साल प्रीलिम्स भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में रीजन क्या होता है? सीसैट। कैन यू बिलीव दिस? यूपीएससी मेंस के GS4 यानी एथिक्स पेपर में हम ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन क्या यूपीएससी खुद इन प्रिंसिपल्स पे खरा उतरता है? प्रीलिम्स के बाद सबका यही डायलेमा होता है कि मेरे मार्क्स कितने बन रहे हैं, लेकिन कट ऑफ और आंसर की मिलने में पूरा 1 साल लग जाता है, जिस वजह से एस्पिरेंट्स को अपनी गलतियों को एनालाइज करने का मौका ही नहीं मिलता, क्योंकि जब तक आंसर की आती है तब तक अगले साल का प्रीलिम्स सर पे होता है। जो आंसर की आप 14 महीने बाद देते हो और 14 महीने बाद ये छात्रों को पता चलता है कि आपने 7, 8, 10 सवालों के जवाब गलत दे दिए, तो उस आंसर की को आप प्रीलिम्स के जस्ट बाद रिलीज करें ताकि हम उसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकें। ऐसा ना हो कि सिलेक्शन प्रोसेस पूरा हो गया, आईएएस का चयन हो गया, आईपीएस का चयन हो गया, और फिर हमें यही नहीं पता कि भाई आपने कौन से क्वेश्चन के आंसर्स गलत बताएं। आप बताओ मुझे, आज के रियल वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेशन में ये ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स कितने यूजफुल होते हैं, जबकि आज ब्यूरोक्रेसी में स्पेशलाइजेशन से ज्यादा जनरलिस्ट नॉलेज, एथिक्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डायनामिक स्किल्स की जरूरत है, ना कि रोट लर्निंग एंड थ्योरेटिकल नॉलेज की। और अगर इसमें चेंजेस नहीं होंगे तो हमें ऐसे ही ऑफिसर्स देखने को मिलेंगे। इसका तो चेहरा दिखना चाहिए। क्या नाम है तुम्हारा, बताओ? मैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर। इसको सब्जेक्टिव पब्लिक सर्विस ड्यूटी अरेस्टिंग आउट। चलो बाहर निकलो, बाहर निकलिए। आप सोचिए कैसी मेंटालिटी के साथ ये लोग पब्लिक सर्विस करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इसे भी ध्यान से देखिए। एक आईएफएस और उनके हस्बैंड को लखनऊ के एक डॉक्टर के साथ
64 लाख का इन्वेस्टमेंट स्कैम करने की वजह से बुक किया गया। इन आईएएस कपल को देखिए, इन्होंने तो एक स्टेडियम ही खाली करवा दिया जस्ट बिकॉज कि उन्हें अपने पेट डॉग को वहां वॉक करवाना था। एक्स ट्रेनी आईएएस पूजा खेरकर को तो आप सब जानते ही होंगे। ये अपने फेक सर्टिफिकेट्स, प्राइवेट ऑडी कार विद बीकन और अपनी पावर का मिसयूज करते हुए पाई गई, जिसकी वजह से इनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया। और इतना ही नहीं, करप्शन के चार्जेस में कई बार ऐसे ऑफिसर्स का नाम सामने आता है। जैसे ये न्यूज देखिए, 2 आईएएस ऑफिसर्स एंड 9 आईपीएस ऑफिसर्स को पिछले 5 सालों में सस्पेंड किया गया ड्यू टू करप्शन चार्जेस। यही कॉलोनियल माइंडसेट आज भी हमारे कई सिविल सर्वेंट्स में दिखाई देता है। हमारे पीएम ने इन ऑफिसर्स को अशोका एम्ब्लेम के 4th लायन से कंपेयर करते हुए कहा कि एनोनिमिटी इनका स्ट्रेंथ है और बिल्कुल 4th लायन की तरह ये इनविजिबल जरूर होते हैं, बट इनका पॉजिटिव प्रेजेंस हमेशा सोसाइटी में देखने को मिलता है। लेकिन कुछ ऑफिसर्स सोशल मीडिया पे अपने फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए अपनी पावर एंड प्रेस्टीज को बड़े ही बेबाक अंदाज में दिखाते हैं और कुछ तो अपना कैमरामैन तक साथ लेकर चलते हैं। बेशक सोशल मीडिया आज की डेट में एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है पब्लिक से कनेक्ट रहने के लिए और सरकार की नीतियों को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, लेकिन कई ऑफिसर्स अपनी लैविश लाइफ एंड सरकारी गाड़ी बंगलो दिखाने में व्यस्त रहते हैं। लेकिन अगर आपको अगर BMW का शौक है, मर्सिडीज का शौक है और मोंब्लान पेन लगाने का शौक है, बड़ी यंग एज से 5 स्टार्स का शौक है, देन दिस इज नॉट द सर्विस फॉर यू। सर अगर सोशल मीडिया का शौक है तो भी इट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज यू सी योर जॉब इज दैट ऑफ बीइंग एन एनोनिमस सिविल सर्वेंट। एनोनिमिटी इज द कोर वैल्यू ऑफ सिविल सर्विस। कुछ ऑफिसर्स तो अपने सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल करते हुए भी पाए गए हैं। जैसे इन 2 आईएएस ऑफिसर्स को ध्यान से देखिए, एसबी दीपक कुमार और प्रिंस धवन। इन दोनों ऑफिसर्स को फ्रांस, स्पेन एंड जर्मनी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करने के लिए भेजा गया था, लेकिन इन दोनों ने वहां ओवरस्टे किया और पब्लिक फंड का गलत इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से इनका पूरा खर्चा 60 लाख तक का बैठ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक्सेप्शंस नहीं है, बहुत से ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जो अपने काम से हमें प्रेरणा देते हैं, जो ईमानदारी से काम करते हैं और असली मायने में देश की सेवा करते हैं। जैसे TN सेशन, जिन्होंने बतौर चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हुए भारत के इलेक्शन सिस्टम को बदला एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाकर मैल प्रैक्टिसेस को कर्ब किया। आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल, जिन्होंने यूपी में इलीगल सैंड माइनिंग के खिलाफ टफ स्टैंड लिया, चाहे उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर और सस्पेंशन का सामना क्यों न करना पड़ा। और आईएएस अशोक खेमका, जो कई करप्शन केसेस को एक्सपोज करने के लिए मशहूर हैं, जिसकी वजह से उन्हें बार बार ट्रांसफर्स का सामना भी करना पड़ा। लेकिन इन इंस्पायरिंग कहानियों के बावजूद आज के एस्पिरेंट्स कुछ और ही देख रहे हैं। वो इन ऑफिसर्स की मिसाल से नहीं, बल्कि आईएएस और आईपीएस की रॉयल एंट्री एग्जिट वीडियोस देखकर कोचिंग इंडस्ट्रीज के सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर से मोटिवेट होकर इस एग्जाम साइकिल में उलझे हुए हैं। उनका साल दर साल निकलता जा रहा है और उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि कैसे वो इस ट्रैप का हिस्सा बनते जा रहे हैं, और ये हेल्प कर रहा है एक 3000 करोड़ से भी ज्यादा की यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री को फ्लरिश करने में। आज के टाइम में अगर आप किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट से बात करेंगे तो सबसे पहला सवाल होता है, कौन सी कोचिंग ज्वाइन की है। ये सवाल इतना कॉमन हो चुका है कि लगता है बिना कोचिंग के यूपीएससी क्रैक करना इम्पॉसिबल है। कोचिंग इंडस्ट्रीज ने एस्पिरेंट्स के सपनों को इतना कमर्शियलाइज कर दिया है कि वो अपने आप को सिर्फ एक प्रोडक्ट समझने लगे हैं और कोचिंग सेंटर्स उन्हें एक सक्सेस गारंटी के साथ बेच रहे हैं। आपने कभी गौर किया है कि ज्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स अपने नाम के साथ आईएएस क्यों लगाते हैं, जबकि तैयारी सिविल सर्विसेज की कराई जाती है। असल में ये एक सिंपल मार्केटिंग ट्रिक है। आपको लगता है कि ये इंस्टीट्यूट आईएएस बनाने का श्योर शॉर्ट तरीका है, लेकिन हर साल कितने स्टूडेंट्स आईएएस बनते हैं? लगभग 150 से 180। एक्चुअली में देखा जाए तो इन कोचिंग सेंटर्स के द्वारा आपके साथ एक साइकोलॉजिकल गेम खेला जा रहा है। एक पूरा नेक्सस बिल्ड हो चुका है जिसमें हर साल हजारों करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होता है। मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर जैसे एरियाज को यूपीएससी का हब कहा जाता है, लेकिन यहाँ एक एस्पिरेंट का रूम रेंट कितना होता है? 15,000 से 20,000 महीने तक। और आप जैसे स्टूडेंट को किस हालत में इन कमरों में रहना पड़ता है
वो आप खुद ही ये क्लिप देखकर समझ जाओगे। मैं 6 फीट से छोटा हूँ और 6x8 का ये रूम है, और 6x8 के रूम में जो है रह के जो है बच्चे तैयारी करते हैं। देखिए यही इनका लिविंग रूम है, यही इनका जो है डाइनिंग रूम है, यही इनका किचन है। छोटा मोटा आप अपना सामान यहाँ पर रख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए यहाँ किताबें, बस यही है 10,500 दे रही हूँ। और इसका 10,500 रुपये आप इसका 10,500 पे कर रही हूँ। अगर कोचिंग फीस की बात करें तो सिर्फ जनरल स्टडीज की कोचिंग लेने में 1 लाख से 1.5 लाख तक का खर्च होता है, और अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट, एस्से और टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड करते हैं तो ये खर्च 2.5 लाख से 3 लाख तक पहुंच जाता है, और इसमें लिविंग कॉस्ट भी जोड़ा जाए तो ये टोटल खर्च 5 से 7 लाख तक पहुंचना तय है। एक्चुअली में इन कोचिंग सेंटर्स की मार्केटिंग स्ट्रेटजी कुछ इस तरह की होती है जिसमें एस्पिरेंट्स और उनके पेरेंट्स अक्सर फंस जाते हैं। ये अपना एड कुछ इस तरह चलाते हैं कि सिर्फ एक फ्री टेस्ट सीरीज में इनरोल्ड स्टूडेंट्स को भी ये अपना स्टूडेंट बताकर खुद की कोचिंग को प्रमोट करते हैं, और ये बातें तब लाइमलाइट में आई जब CCPA यानी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने 20 कोचिंग सेंटर्स को नोटिस भेजा। क्यों? क्योंकि वो मिसलीडिंग एड्स दिखाकर पेरेंट्स और एस्पिरेंट्स को ल्योर कर रहे थे, जबकि असल में मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो अपने रैंक होल्डर्स बता रहे थे वो या तो उनके फ्री टेस्ट सीरीज या फिर इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम के स्टूडेंट्स थे। इस बात का खुलासा करते हुए 2020 के टॉपर शुभम कुमार बताते हैं कि कैसे एक रिनाउंड कोचिंग ने उनके नाम को मिसयूज किया अपने कोचिंग का टॉपर बताकर, लेकिन असल में उन्होंने वहां से कोई कोचिंग नहीं ली थी। कि अपना कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए हर जगह मॉक इंटरव्यू दे दो, तो दैट्स व्हाई यू कैन सी एवरी अदर इंस्टीट्यूट दे आर क्लेमिंग दैट आई एम देयर स्टूडेंट। और फिर क्या होता है कि बहुत जगह ऐसा होता है कि इंटरव्यू दे दो तो वो बहुत फ्री पैकेज दे देते हैं कि सर अनअकैडमी वाले ने बोला कि आपके लिए 1 महीना का फ्री प्लस दे रहे हैं। सो आई आस्क्ड माय रूममेट, आई थिंक आनंद इज़ हियर, सो आई आस्क्ड माय क्या तुमको चाहिए, तो वो बोला कि हाँ चलो ले लो, तो मैं उनका अनअकैडमी का ले लिया। बट नाउ दे आर क्लेमिंग कि मैं उनका स्टूडेंट हूँ। आई डिड नॉट वॉच एनी सिंगल वीडियो ऑफ अनअकैडमी। इतना ही नहीं, आजकल कोचिंग सेंटर्स एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी लेकर आए हैं। अब ये लोग 12th के बाद के स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, ये कहकर कि आप ग्रेजुएशन भी हमारे साथ करिए और साथ साथ UPSC की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। सोचिए 16 से 17 साल के बच्चे जिन्हें कॉलेज का एक्सपीरियंस और एक्सपोजर मिलना कितना बेनिफिट साबित हो सकता था, प्लान बी का एक बेस तैयार हो सकता था। लेकिन नहीं, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का क्या, ये तो इनकी नई बिजनेस स्ट्रैटेजी है कि लगातार 3 साल का फीस भी मिल जाएगा और उसके बाद भी मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स एग्जाम साइकिल के लूप में फंसे रहेंगे, क्योंकि आखिरकार सिलेक्शन तो बस कुछ ही लोगों का होना है और उस केस में भी प्रॉफिट इनका ही होगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गई है कि अब लोग ना 10th के बाद ही स्टार्ट कर दिया है ट्रैप करना बच्चों को। अब 10th के बाद किसी बच्चे को ट्रैप करो आप, 12th के बाद कुछ करना उसे अंडर ग्रेड के लिए तो समझ आता है, लेकिन अगर आप उसको 10th के बाद ही ट्रैप कर रहे हो और फॉर समथिंग जो उसे ग्रेजुएशन के बाद करनी है, मतलब आप देखिए बीच में 5 साल हैं, 6 साल हैं, हो सकता है 6 साल में उसका मन बदल जाए, या हो सकता है 6 साल में रूल्स बदल जाएं, या फिर आपने उसको अपना कॉलेज का एक्सपीरियंस भी ढंग से लेने नहीं दिया क्योंकि आपने उसको कॉलेज से पहले ही ट्रैप कर लिया। ये स्टूडेंट्स जो कि 12th के बाद अभी भी इमोशनली और मेंटली अच्छे से तैयार नहीं होते, उन पर इस तरह का प्रेशर डाल दिया जाता है जो उन्हें एंग्जाइटी और स्ट्रेस की तरफ ले जा सकता है और उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट को खत्म कर सकता है। कोचिंग आपको एक सपोर्ट दे सकती है, एक गाइडेंस प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन असली सफर आपके सेल्फ स्टडी और हार्डवर्क से तय होगा। लेकिन आज एक और चीज है जो ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और सेलिब्रिटी टॉपर्स एंड सेलिब्रिटी टीचर्स को ग्लैमराइज कर रही है, और वो है सोशल मीडिया। पहले UPSC एक पर्सनल जर्नी होती थी, लेकिन अब ये एक पब्लिक स्पेक्टिकल बन गई है। हर जगह YouTube, Instagram और स्पेशली रील्स पर IAS टॉपर्स के ग्लैमरस लाइफ के स्निपेट्स देखने को मिलते हैं। कभी अपनी ऑफिशियल गाड़ी, तो कभी ऑफिशियल बंगलों के साथ, तो कभी अपनी फॉरेन ट्रिप्स की तस्वीरें डालते हैं और आपके दिमाग में एक ड्रीम लाइफ का इमेज बना देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि एक 30 सेकंड का रील या एक 10 मिनट का YouTube वीडियो आपको शॉर्ट टर्म मोटिवेशन दे सकता है, सक्सेस नहीं। कितने सारे लोगों ने ऐसे रील्स देखे हैं जिसमें पुलिस और पता नहीं खाकी के सॉन्ग्स चलते हैं पीछे, ठीक है। एक्सपेक्टेशन मतलब इफ़ यू वांट यू विल हैव दैट ऑल्सो, बट उससे प्रभावित मत होना कभी। एक्चुअल रियल लाइफ में इट इज़ अ टफ जॉब, एनी जॉब इज़ टफ जॉब, IPS, IAS, RS, इट इज़ अ वेरी टफ जॉब,
एक और नया कल्चर डेवलप हो चुका है और वो है सेलिब्रिटी टॉपर्स का। इन टॉपर्स को कोचिंग सेंटर्स अपने प्रमोशंस के लिए बुलाते हैं और आप अपनी इंडिविजुअल जर्नी को साइड में रखकर उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करने लगते हैं। और ये टॉक्सिक कल्चर ना सिर्फ ऑनलाइन यूपीएससी इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है बल्कि एस्पिरेंट्स की मेंटल हेल्थ को भी बुरी तरह से इम्पैक्ट कर रहा है। और अब तो कोचिंग सेंटर्स के टीचर्स भी सोशल मीडिया सेलिब्रिटीज बन गए हैं, यानी टीचर्स कम और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ज्यादा। टीचर्स जो पहले ऑफलाइन क्लासेस देते थे अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहे हैं, जगह जगह इंटरव्यूज दे रहे हैं, यूट्यूब पर लेक्चर्स और रील्स बनवाते हैं। असल में ये पूरा ट्रेंड एक यूपीएससी की असली चैलेंजेस से दूर एक ग्लैमराइज्ड फैंटेसी को पुश कर रहा है। और कुछ इंस्टीट्यूट तो एक दो कोचिंग टीचर्स के फेस वैल्यू पे ही चलते हैं, जिसमें कि असल में वो टीचर शायद ही कभी क्लास लेने आते होंगे। तो यूट्यूब पे जिनका रील देख लेते हैं उनकी कोचिंग में वो चले जाते हैं। मैं यहाँ एक दिन खड़ा हुआ था तो एक कोचिंग वाले हैं, वो भैया बात कर रहे थे कि जितना फेमस हो गया उतना अगर हमको फेमस होना है 2 लाख रुपए खर्च करना है सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजमेंट के लिए और हमारा भी रील वायरल हो जाएगा, लड़का हमारे कोचिंग में आ जाएगा। नॉट फॉर माई टैलेंट, फॉर माई एडवर्टाइजमेंट। एक ही सर हैं सर, और वो इस समय ज़्यादा क्लासेस लेते नहीं हैं, जिनका प्रीलिम्स हो जाता है उनके क्लासेस लेते हैं। लेकिन आप किसी बच्चे से या किसी गार्जियन से पूछ जाइए कि आप में एडमिशन ले रहे हैं सर और आपको लगता है कि आपका बेटा आईएएस बन जाएगा, किस बेसिस पे आप आ रहे हैं? वो सीधा कहेंगे बेसिस पे आ रहे हैं। अब उनसे पूछे भी नहीं तो नहीं पढ़ाएंगे, और जो पढ़ाएंगे उसको हम जानते नहीं हैं और हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं। और अब यही फेस वैल्यू एंड सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी की वजह से कई एस्पिरेंट्स जो इतनी कड़ी मेहनत करके यूपीएससी का एग्जाम निकालकर ऑफिसर्स बने थे, वो भी रिजाइन करके इस यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया कि यूपीएससी का ग्लैमर और सोशल मीडिया उन्हें ज्यादा पैसा और रिकॉग्निशन दे सकता है। तो आज के एस्पिरेंट्स सिर्फ एग्जाम के प्रेशर में नहीं जी रहे हैं बल्कि सोशल मीडिया के अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के नीचे भी दब रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि एक रील, एक टॉपर का इंटरव्यू या एक कोचिंग सेंटर का प्रॉमिस से आपका सपना सच हो जाएगा, लेकिन जब ये सपना सच नहीं होता तब आप पर कितना प्रेशर आता है ये कोई नहीं समझ सकता। जब साल दर साल एक कमरे में बंद होकर बाहर की दुनिया से कट होकर जब आप एक एग्ज़ाम के पीछे भागते हैं तब आपके मेंटल हेल्थ पर क्या असर पड़ता है ये कोई नहीं समझ सकता। ना कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट, ना आपके दोस्त, इवन आपके पेरेंट्स भी नहीं। और कैसे ये मेंटल हेल्थ आज की डेट में एक हेल्थ क्राइसिस बनता जा रहा है, इस पे बात करेंगे आगे। ये जो यूपीएससी का प्रेशर है ये सिर्फ एकेडमिक स्ट्रगल ही नहीं, एक मेंटल स्ट्रगल भी है। हर स्टूडेंट एक इनविजिबल बर्डन के साथ जीता है, लेकिन जब उनका सिलेक्शन नहीं होता तो वो सेल्फ डाउट, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। एक रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स में 53.3% से ज्यादा स्टूडेंट्स स्ट्रेस एंड एंजाइटी का शिकार होते हैं एंड उनका मेंटल हेल्थ पुअर कैटेगरी में देखा गया। और कई लोग तो अपने स्ट्रगल्स को ओपनली डिस्कस भी नहीं करते क्योंकि उनके ऊपर अपने परिवार, दोस्तों और सोसाइटी की उम्मीदों का प्रेशर होता है। द हिंदू के इस सर्वे को देखो, जब एस्पिरेंट से स्ट्रेस, लोनलीनेस और अंडर परफॉर्मेंस को लेकर पूछा गया तो 10 में से 6 एस्पिरेंट्स ने ये एक्सेप्ट किया कि लोनलीनेस यानी वो अकेलापन फेस करते हैं, और 10 में से 7 बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं इस एग्जाम साइकिल की वजह से। सुबह उठते ही बुक्स के साथ दिन शुरू और रात को उन्हीं बुक्स के साथ खत्म। फ्रेंड से मिलना, फैमिली के साथ वक्त बिताना, हॉबीज परस्यू करना सब खत्म होने लगता है। आपका सोशल सर्कल धीरे धीरे इतना छोटा होता जाता है कि आप दोस्तों के फंक्शंस, फेस्टिवल्स, फैमिली गैदरिंग्स मिस करने लगते हैं और एक पॉइंट पर आप एक वैक्यूम में जीने लगते हैं। धीरे धीरे ये एक सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन बन जाता है जो आपको बाहर की दुनिया से दूर कर देता है, और इसी वजह से आप कभी बाहर जाते भी होंगे तो आपको या तो ये फील होता होगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, या तो आप सोचते होंगे कि काश मैं भी इनकी तरह ही अपनी लाइफ जी रहा होता, अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता। लेकिन अफसोस, इस एग्जाम की वजह से आपकी दुनिया बहुत छोटी हो गई है। पूरे टाइम पढ़ेंगे, जब आप इतनी बड़ी चीज अपनी लाइफ की दे रहे हो, देयर इज नो सोशल कनेक्शंस, देयर इज नो इमोशनल वेलबीइंग हैपनिंग प्रॉपर्ली, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल हेल्थ, योर डाइट, व्हेन यू आर गिविंग दिस मच into this preparation, and after an year or so for that matter, if there's no progress happening, then you have to reconsider it, and this is the reality.
धीरे धीरे जब आपका उम्र बढ़ने लगता है तो पहले जो पेरेंट्स आपसे उम्मीद लेकर बैठे होते हैं वो इनडायरेक्टली आपके ऊपर नौकरी और शादी का दबाव बनाने लगते हैं और फिर आप एक इमोशनल स्ट्रेस का शिकार होने लगते हैं। अब देखो होता क्या है कि आप 21-22 साल की उम्र से यूपीएससी का अटेम्प्ट देना स्टार्ट करते हो और अगर आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते तो 6th अटेम्प्ट आते आते तक आप अराउंड 28-29 के तो हो ही जाते हो। अब इस उम्र में होता क्या है कि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली रिलेशन में आपके उम्र के लोग या तो सेटल्ड होते हैं या उनकी शादी वगैरह हो जाती है, तो आप पर प्रेशर आने लगता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। ये हैं ज्योति मिश्रा, जिन्होंने अपने पेरेंट्स से ये झूठ बोला कि 2022 के यूपीएससी सीएससी एग्जाम में उन्होंने टॉप किया है और उन्हें आईएफएस यानी इंडियन फॉरेन सर्विस एलोकेट हुआ है। और जब ये न्यूज़ आसपास के लोगों तक फैली तो एक झूठ छुपाने के लिए उन्होंने कई झूठ बोले और साथ ही अपना फेक रिजल्ट, फेक लबासना का आइडेंटिटी कार्ड, इंडियन एम्बेसी ऑफ स्पेन का आई कार्ड और फेक पासपोर्ट तक बनवा लिया, ये साबित करने के लिए कि वो सच में एक आईएफएस ऑफिसर है। जब इस बात का खुलासा हुआ तो आप सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाई कि मेरे पीयर ग्रुप में से कुछ लोगों ने इस एग्जाम को क्लियर कर लिया और मैं नहीं कर पाई। मुझसे अपना ये फेलियर एक्सेप्ट नहीं हो पाया, जिस वजह से मैं लोगों को गुमराह करती रही और ये बोलती रही कि मैं एक आईएफएस ऑफिसर हूँ। मेरा आपको ये स्टोरी बताने का यही मोटिव था कि कैसे ये एक एग्जाम इतना दबाव बनाने लगता है एक एस्पिरेंट के ऊपर कि वो मजबूर हो जाते हैं झूठ पर झूठ बोलने के लिए। मतलब कि वो खुलकर अपने पेरेंट्स या दोस्तों से भी बात नहीं कर पाते। ये स्ट्रेस का इम्पैक्ट सिर्फ मेंटल हेल्थ तक ही नहीं बल्कि आपका फिजिकल हेल्थ पर भी इसका बड़ा असर पड़ता है। लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग, इनएडिक्वेट स्लीप, पुअर डाइट, ये सब मिलकर एक हेल्थ क्राइसिस बन जाता है जो धीरे धीरे आपकी लाइफ स्पैन को भी कम करता जा रहा है। और इसी तरह लाखों एस्पिरेंट्स के यूपीएससी एंड गवर्नमेंट जॉब एडिक्शन की वजह से क्रिएट होता है इंडिया का एक अनएम्प्लॉयमेंट इंडस्ट्री। एक गवर्नमेंट डेटा के आधार पे ये बताया गया कि 2014 से लेकर 2022 तक इन 8 सालों में सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी के लिए अराउंड 22 करोड़ एप्लीकेशन रिसीव हुए, जिसमें सिलेक्शन सिर्फ 7 लाख के आसपास लोगों का ही हुआ, यानी सिर्फ 0.33% यूथ को ही सरकारी नौकरियां मिली। अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो साल 2021-22 में अराउंड 1,86,00,000 लोगों ने अप्लाई किया, जिसमें नौकरी लगी सिर्फ 38,000 लोगों की। साल 2020-21 में 1,80,00,000 के आसपास ने अप्लाई किया और नौकरी लगी सिर्फ 78,000 के आसपास, यानी बाकी के लोग जिनका एग्जाम नहीं निकलता वो या तो अनएम्प्लॉयड की कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं या फिर किसी और एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। और इसी वजह से अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग हमारे देश के यूथ लगभग 83% अनएम्प्लॉयड वर्कफोर्स का हिस्सा है और सेकेंडरी या हायर एजुकेशन वाले यंगस्टर्स का बेरोजगारी में हिस्सा साल 2000 में 35.2% था, जो 2022 तक लगभग डबल होकर 65.7% हो गया है। अब इन सब के पीछे काफी सारे रीजंस हैं। पहला ये कि मिडिल क्लास फैमिलीज में और ज्यादातर नॉर्थ बेल्ट रीजन के लोगों में सरकारी नौकरी का क्रेज हमें ज्यादा देखने को मिलता है। लोग सालों साल लगे रह जाते हैं एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में और जब सिलेक्शन नहीं होता तो बस हाथ लगता है डीमोटिवेशन एंड कुछ डिजर्विंग कैंडिडेट्स का हाल तो ऐसा हो जाता है। इस कमरे में बैठे हैं आप ना, लाइट भले दिख रही है आपको, ये बहुत डार्क है। जो इस कमरे में 5 साल रहा हो, चाहे मैं भी जिस कमरे में 5 साल 4 साल रहा था, डर लगता है उस कमरे से देख को। मैं खुद आज भी डर लगता है जब उस कमरे में जाता हूँ मैं। कारण क्या है कि हमने उसमें विफलताएं ज़्यादा देखी हैं। दरअसल ना आपको लोग नहीं छोड़ते हैं, आप लोगों को छोड़ देते हो। मैंने 2 बार पीटी क्वालिफाई किया, मेंस तक पहुंचा और उसके बाद मेरा प्री निकला ही नहीं। बहुत गिल्टी फील होता है कि हमने समय को बहुत बर्बाद किया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें हमारी क्या गलती है। सरकार को तो हर साल भारी मात्रा में वैकेंसीज लानी चाहिए और यूथ के अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस करना चाहिए, है ना। बट एक्चुअली में यूथ के इन गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन में सालों साल तक लगे रहने से कहीं ना कहीं सरकार का भी फायदा है। वो इसलिए बिकॉज जो एस्पिरेंट सरकारी एग्जाम में ही लगे रह जाते हैं वो फिर किसी और नौकरी के लिए डिमांड ही नहीं करते,
क्योंकि अगर इतने सालों तक एग्जाम नहीं निकलता तो आप ज्यादातर खुद को ही कोसते हो, खुद पे ही ब्लेम डालते हो कि शायद मैं ही इस काबिल नहीं था, शायद मेरे में ही कोई कमी रही होगी, इसलिए मेरा एग्जाम नहीं निकला। और इसी वजह से गवर्नमेंट के लिए इस सिचुएशन को हैंडल करना इजी हो जाता है। खूब सुनते हो ना, अब मैं यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ, बात क्या है, बस ये कि बेरोजगार हो, लेकिन अगर ये स्वीकार कर लोगे बेरोजगार हो तो अहंकार को ठेस लगेगी और कुछ सार्थक भी करना पड़ेगा। तो सरकार भी चाहती है कि सारी युवा शक्ति बस सरकारी नौकरी की कोशिश में लगी रहे, नहीं तो इतने अटेम्प्ट्स अलाउड ही नहीं होते। सरकार ने क्यों इतने अटेम्प्ट्स अलाउ कर रखे हैं? इसीलिए ताकि आप अपने 5-10 साल आराम से वहाँ प्रिपरेशन में लगा दो, नहीं तो 2 अटेम्प्ट अलाउ होने चाहिए बस। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब रीजंस की वजह से क्या हम यूपीएससी और गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करना छोड़ दें? वेल, आप शायद अभी भी समझे नहीं। एक्चुअली में इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है ही नहीं कि मैं हर सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को बोलूं कि आप प्रिपरेशन करना छोड़ ही दो, ये गलत है या आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। मेरा मोटिव यहाँ उन एस्पिरेंट्स को अवेयर करना है जो यूपीएससी के इस एग्जाम साइकिल से निकल ही नहीं पा रहे हैं, अपना साल दर साल अटेम्प्ट दिए जा रहे हैं, फेलियर्स का बोझ उनसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, या लाइफ में वो बहुत कुछ करना चाहते थे लेकिन अपनी सोसाइटी या पेरेंट्स के दबाव में या सो कॉल्ड कोचिंग माफियाज के मोटिवेशनल स्पीच सुनकर या यूपीएससी का शॉर्ट टर्म ग्लैमर देखकर प्रिपरेशन में लग पड़े और अपने कई साल बर्बाद कर दिए। इसलिए नहीं कि वो कैपेबल नहीं थे, इसलिए कि ये एग्जाम शायद उनके लिए सही चॉइस था ही नहीं। और आज आप भी इस साइकिल से निकलना तो चाह रहे हो बट निकल नहीं पा रहे हो। और उस कल्ट को मत फॉलो कीजिए। ये कल्ट जो है, आप समझिए कि ये कल्ट क्यों विकसित होता है। समाज क्यों चाहता है कि सारा युवा 10 साल 11 साल तक आईएएस की परीक्षा की तैयारी करे, जो नौकरी केवल 30 साल चलने जाने वाली है और उसमें भी केवल शुरुआती 10 साल ही हैं जिसके लिए आप जा रहे हैं। यूपीएससी भी बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरह ही एक एग्जाम है, बस हमने इसको ग्लैमराइज कर रखा है। सिविल सर्विसेज में आना एक पब्लिक सर्विस का जरिया जरूर है, लेकिन ये एकमात्र रास्ता नहीं है देश की सेवा करने का। आपसे एक सीधा सवाल है, क्या सरकारी टीचर्स जो सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं उनका देश की तरक्की में कोई योगदान नहीं है? जो सरकारी डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करके पेशेंट्स का इलाज करते हैं, क्या वो पब्लिक सर्विस नहीं है? और हमारे देश की आर्म्ड फोर्सेस जो अपनी जान दांव पर लगाकर देश की रक्षा करते हैं, क्या वो पब्लिक सर्विस नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब अगर हाँ है तो हम लोग यूपीएससी एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद ही पब्लिक सर्विस का रास्ता क्यों ढूंढते हैं? एक्चुअली बात ये है कि आज भी हम सिर्फ आईएएस आईपीएस को ही सक्सेस का एक रोल मॉडल समझते हैं, जबकि देश की तरक्की सिर्फ इन गवर्नमेंट जॉब्स के जरिए नहीं बल्कि प्राइवेट सेक्टर, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन और लोकल बिजनेसेस से भी होती है। देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। हमें समझना होगा कि पब्लिक सर्विस के कई रूप होते हैं और हर एक का कंट्रीब्यूशन अपनी जगह इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपका पैशन है तो आप इसको जरूर परस्यू करें, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया का सो कॉल्ड ग्लैमर देखकर अगर आप इस एग्जाम की तैयारी में आए हैं बिना अपनी वर्थ को समझे तो ये ज्यादा देर तक सस्टेनेबल नहीं होगा। सिर्फ गवर्नमेंट जॉब्स ही नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप, फ्रीलांसिंग, कॉर्पोरेट जॉब्स, टेक्नोलॉजी, आर्ट्स और कल्चर भी आपके लिए एक ब्राइट फ्यूचर ऑफर करते हैं। वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहाँ से? रोजगार देंगे कैसे? और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो जाएगा वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रखी है हमने? बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं? हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। हम हमारे देश के नौजवानों को जितना ज्यादा अवसर देंगे, मुझे लगता है उसको उतना ही लाभ होने वाला है। जैसे ये एक एग्जाम्पल देखो, ये है काव्या कर्नाटक, जिनका केके क्रिएट नाम से यूट्यूब पर चैनल है। अगर आप इनके बारे में जानोगे तो शी हैज डन मास्टर्स इन मीडिया एंड कल्चरल स्टडीज और इन्होंने अपने एकेडमिक्स को ही अपना स्ट्रेंथ बनाया और अपनी वीडियोस के जरिए ये इंडिया के डीप रूटेड कल्चर एंड वैल्यूज को शोकेस करती हैं एंड ये खुद बताती हैं कि इनका पर मंथ इनकम अराउंड 15 lakhs है।
अब इनकी स्टोरी बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हमारा वेट करती हैं, बस हमें ज़रूरत है तो सिर्फ एक स्टेप लेने की। लेकिन बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। आप मुझे ये बताओ कि आप जिस फ़ोन से ये वीडियो देख रहे हो क्या वो एक इंडियन कंपनी है? वो छोड़ो, जिस ऐप में आप ये वीडियो देख रहे हो क्या वो एक इंडियन ऐप है? नहीं ना। आप अपने आसपास एक बार नज़र घुमा कर देखो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके पास मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सोशल मीडिया ऐप्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या एक्स जो आप बेझिझक यूज करते हो वो सारी बाहर की कंपनीज है। कहने का मतलब ये है कि हमारे देश में आज भी इनोवेशन की बहुत ज्यादा कमी है। इनोवेशन का एक कल्चर विकसित भारत के निर्माण के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए भी बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम स्किल ट्रेनिंग की बात करें तो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अकॉर्डिंग इंडियन वर्कफोर्स को स्किल बिल्डिंग में डेस्परेटली इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे देश में 5% से कम वर्कफोर्स को फॉर्मल स्किल ट्रेनिंग मिलती है, जबकि जापान और साउथ कोरिया में ये फिगर्स 80 to 96% है। एंड ऑल ऑफ दिस नीड्स टू बी चेंज्ड। इसलिए जो अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है उनको समझे, एक्सप्लोर करें और अपना एक यूनिक रास्ता बनाएं। आपको याद है मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कुछ लोगों के एग्जाम्पल्स दिए थे, जैसे गीता गोपीनाथ। अगर वो यूपीएससी के सपने को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ती तो आज वो IMF के इतने टॉप पोजीशन पे नहीं होती। हमें जरूरत है तो सिर्फ एक स्टेप लेने की। हम लोग यूपीएससी और बाकी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में सालों साल देने के लिए तैयार होते हैं, पर अपनी करियर अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल्स पे काम करने के लिए क्या 1 से 2 साल भी नहीं दे सकते? कितनी नौकरियां होती हैं जो स्किल बेस्ड होती हैं, जहां तुम अगर स्किल डेवलप कर लो, और स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज आते हैं, तुम वो कोर्स कर लो 6 महीने का, 1 साल का, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तुम क्यों नहीं कर रहे? वो क्यों नहीं कर रहे हो तुम? रिस्क तो हर जगह है, तो फिर हम अपनी खुद की पहचान बनाने में क्यों डरते हैं? और यहाँ पर पेरेंट्स को भी अपनी सोच बदलने की जरूरत है। उन्हें समझना होगा कि आखिरकार उनके बच्चे का किस चीज में इंटरेस्ट है। हर बच्चे का अपना एक यूनिक पोटेंशियल होता है। अगर आप उससे सिर्फ एक फिक्स्ड गोल के लिए पुश करेंगे तो वो अपनी क्रिएटिविटी और पैशन को खो देगा। उनको आगे लाने की जरूरत है, उनको तराशने की जरूरत है। उनमें बहुत टैलेंट है, बड़े टैलेंटेड बच्चे होते हैं। तो अगर हम ये चीज पेरेंट्स को भी समझनी होगी कि बच्चे का इंटरेस्ट देखें कि बच्चे का इंटरेस्ट किस में जाना चाहता है। वो सिंगिंग में जाना चाहता है तो सिंगिंग में ले जाए, डांसिंग में जाना चाहता है तो डांसिंग में। हो सकता है कितनी आगे बढ़े, वो बच्चे को आगे बढ़ाए। उसको बोलो कि अगर ये चीज नहीं है, ये तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, तुम कहीं और किसी फील्ड में बताओ। इंटरेस्ट देखो, बच्चे से इंटरेस्ट पूछो उसका कि तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ है। तो बच्चा जरूरी नहीं है कि अगर किसी एग्जाम में रह जाता है, हो सकता है वो कि दूसरे काम में क्रिएटिविटी उसमें इतनी हो वो बहुत दूर आगे जाए। फॉर एग्जाम्पल नीरज चोपड़ा के पेरेंट्स ने उन्हें जैवलिन थ्रो में आगे नहीं जाने दिया होता, या बचपन से ही उनको रोका टोका होता कि क्यों ये भाला फेंकता रहता है, पढ़ाई कर ले या कोई और स्पोर्ट्स को एक्सप्लोर कर ले, तो फिर आज हमें ओलंपिक्स के एथलेटिक्स में पहला गोल्ड नहीं मिला होता। और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हम उनके चॉइसेस को समझें और उन्हें फ्रीडम दें नए ऑप्शंस एक्सप्लोर करने का। अगर वो फेल हो रहे हैं तो उनके साथ खड़े रहें और उनके पैशन को सपोर्ट करें, चाहे वो यूपीएससी हो या कुछ और आखिरी बात उन एस्पिरेंट से जो ये वीडियो देख रहे हैं कि जिंदगी बहुत बड़ी है, पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड हैं। सोचने का तरीका बदलना होगा, गोल्स को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखना होगा और अपनी जर्नी को खुद के लिए रिवॉर्डिंग बनाना होगा, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए, ताकि आने वाली जनरेशन आपसे इंस्पायर हो सके। बाकी फैसला आपका है। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा यहाँ तक देखने के लिए। इस वीडियो को बनाने के लिए कम से कम मुझे 1.5 महीने का रिसर्च करना पड़ा। काफ़ी सारे वीडियोस, पॉडकास्ट और यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस थे अवेलेबल यूपीएससी से रिलेटेड, मैंने सबको काफ़ी डिटेल में एनालाइज किया। मेरे जो खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे मैंने बात करी जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और मेरा इस वीडियो को बनाने का काफ़ी समय से मन था, क्योंकि मैं ऐसा एक वीडियो बनाना चाहती थी जो कि इस यूट्यूब पे अभी तक अवेलेबल नहीं है यूपीएससी से रिलेटेड। अगर आपने इस वीडियो को बहुत ही बारीकी से देखा होगा तो आपने एनालाइज किया होगा ये सच में बहुत ही सीरियस इशू है यूपीएससी का, जो हमारे यूथ, हमारे युवा जो इस एग्ज़ाम साइकिल में फंसे रहते हैं। तो मैंने इस वीडियो को इसीलिए बनाया है ताकि
आप इन सब चीज़ों को समझें और जितना ज़्यादा शेयर कर सकें। अगर आपके भी कोई फ्रेंड्स में या कोई भी इमीडिएट आपके जो दोस्त हों, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं अगर वो भी इस जर्नी में फंसे हुए हैं तो। और अगर आपको मेरा ये काम पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और हो सकता है ये वीडियो किसी एस्पिरेंट के लिए काम आ जाए इस यूपीएससी ट्रैप से निकलने के लिए। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच।